हेलो एवरीवन, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें अगर हम एक टाइटल देना चाहें इसको, तो ये टाइटल आएगा हिस्टीरियोग्राफी। हिस्टीरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस की स्टडी करना। एग्जाम्पल, इंटरप्रिटेशन का वर्ड यूज़ हुआ है तो कई सारे अप्रोचेस भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके आगे एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें एक पेज पे कोई एक लेटर लिखा हुआ है, तो राम ने लेटर पढ़ा और श्याम ने लेटर पढ़ा, तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे लेटर को लेके और श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे लेटर को लेके। तो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू बन गए अप्रोचेस, तो राम की अप्रोच अलग थी, श्याम की अप्रोच अलग थी। हमारे इस चैप्टर में हम कई सारे अप्रोचेस पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि अलग अलग अप्रोचेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस कैसे दी गई थी। तो इससे हमें एक बेटर आइडिया आ जाएगा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को जानने का। अगर आप जब हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपकी टीचर आपको कैसे पढ़ाती थी? आपको वो स्टोरी सुनाती थी कि बेटा देखो ऐसे हुआ था, उसके बाद वैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो इन नरेशन ऑफ इवेंट्स की जगह अगर हम उनके इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को देखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ऐसा क्यों करा था, क्या उनकी आइडियोलॉजी रही थी, तो इससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, तो हिस्टीरियोग्राफी हमें वो इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री को जानने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं अप्रोचेस के बारे में। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, अगर हम बेटर कन्वीनियंस की तरह देखें, अपनी सहानुभूति के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको, तो ये 4 अप्रोचेस में बटी हुई है। मेजर जो अप्रोचेस हैं वो 4 हैं। जैसे कॉलोनियल अप्रोच है, कॉलोनियल अप्रोच को हम इम्पीरियलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरी आ गई नेशनलिस्ट अप्रोच, और तीसरी आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, और चौथी है सबल्टर्न अप्रोच। ये इन चारों के अप्रोचेस जो हैं, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री को ही बताते हैं, बट इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब इन चारों के अलावा भी अदर अप्रोचेस भी हैं, जैसे कॉमनलिस्ट अप्रोच है, कैम्ब्रिज अप्रोच है, लिबरल, नॉन लिबरल और फेमिनिस्ट अप्रोच भी है, जिनका इन्फ्लुएंस रहा है हिस्टोरिकल राइटिंग्स पे ऑन द मॉडर्न इंडिया। अब अगर हम परसीवल स्पेयर, जिनका व्यू पॉइंट था हिस्ट्री को लेकर, उनके बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो हिस्ट्री की प्रोडक्शन है इंडिया में, अब वो इन रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रोड्यूस हो रही है। हिस्ट्री मतलब लोग अपनी अपने अकॉर्डिंगली हिस्ट्री को चेंज करके ऐड करते जा रहे हैं, और इसीलिए अब हमें उनकी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है कि बताओ ये हुआ तो हुआ कैसे, ये आप पे क्या सबूत है कि यही हुआ था। तो इनकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जो इंडिया का जो सीन है अभी हिस्ट्री को लेकर, वो चाहता है कि जो आपके अभी तक जो फैक्ट्स पड़े हुए हैं उनका री इंटरप्रिटेशन करा जाए, ताकि एक असल सच जो था, जो हिस्ट्री में हुआ था, वो देखने को मिले। तो और ये जो हिस्टोरियंस के एटीट्यूड में जो चेंज है, यही एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, जो हमें लाना है, जिससे हम लोगों को बता सकें कि ये इतिहास जो था वो असली इतिहास था, ना कि ये जो दिखाया गया है। तो अब बात करते हैं कॉलोनियल अप्रोच के बारे में। तो कॉलोनियल अप्रोच जो है वो इम्पीरियलिस्ट अप्रोच के नाम से भी जानी जाती है। ये ब्रिटिशर्स की अप्रोच है। ये ब्रिटिशर्स की अप्रोच है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो ब्रिटिशर्स ने जितने भी कुकर्म करे हैं, जितने भी रॉन्ग्स करे हैं, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करा होगा अपनी अकॉर्डिंग हिस्ट्री को मोल्ड करके, अपने अकॉर्डिंग ही बताकर, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कॉलोनियल अप्रोच जो है वो इट इज़ अ जस्टिफिकेशन ऑफ द रॉन्ग्स डन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो एक होता है कॉलोनी, एक होता है मदर कंट्री। तो मदर कंट्री जो थी हमारे यहाँ पे वो है ब्रिटेन, और कॉलोनीज़ क्या है जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अत्याचार करा है, जिन पे शासन करा है, जो है कॉलोनीज़ यानी कि इंडिया। तो ब्रिटिशर्स जब आए थे, उनका एक ही पर्सपेक्टिव था कि इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन करा जाए हमारी कंट्री का, जितनी ज़्यादा वेल्थ ड्रेन हो सकती है, जितनी ज़्यादा इनके यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, उतना निकाल के जाओ। अब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो इस कॉलोनियल अप्रोच में है वो ये है कि इंडिया को ना रूल करना आता ही नहीं है। इंडियन की कोई खुद की कुछ भी नहीं है, जो चीज़ है हमारा है। उनकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो भी हमारी ही तरीके से होनी चाहिए। हम जो हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके के बंदे हैं, और इंडियन जो हैं वो है गवार। तो इंडियंस को ना हमारा बोझ है, हमारी कर्तव्य है कि इंडिया को एक सिविलाइज्ड नेशन बनाना था हमने, तो हमने इंडियंस में सुधार करे। अब उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो एक स्टेगनेंट कंट्री है। स्टेगनेंट कंट्री यानी कि ना ही यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है, ना ही यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ है, और ना ही कोई तरक्की यानी कि ना ही कोई डेवलपमेंट।
तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का जस्टिफिकेशन भी दिया होगा, है ना। तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ लाया और हमने ही यहाँ पर इनको सिविलाइज नेशन बनाया और हम ही थे जिन्होंने इनके यहाँ पर यूनिटी पैदा करी थी। तो अकॉर्डिंग टू देम द इंडियंस वर inferior एंड द ब्रिटिशर्स वर superior एंड दे want टू हैव अ वेस्टर्न अप्रोच बिकॉज द इंडियन अप्रोच इज़ नथिंग, जस्ट अ बुलशिट। सो इतना डिफेम करा है इन्होंने इंडियन के ट्रेडिशंस को, इंडियंस के अप्रोचेस को, और बोला है कि इंडियंस जो हैं वो अगर हम ना होते तो इंडियन कभी स्टैंड ही नहीं कर पाते, इंडियंस की कोई वजूद ही नहीं था। इंडियंस बिल्कुल गवार थे, इलिटरेट्स थे, दे आर नॉट सिविलाइज, दे आर नॉट यूनाइटेड, दे हैव नथिंग विच वी कुड बी कॉल्ड एज अ सेंसिबल थिंग। तो जो भी कॉलोनियल अप्रोच की तारीफ़ करते हैं वो इंडियंस की हिस्ट्री को ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 19th सेंचुरी में जो है कॉलोनियल स्कूल का मेजर पार्ट जो है ऑक्यूपाइड था और उनकी हाई पोजीशन थी इंडिया में, यानी कि जो भी चीज़ लिखी जा रही थी, जो भी चीज़ हिस्ट्री में है 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग, वो लगभग कॉलोनियल स्कूल की अप्रोच के अकॉर्डिंग होगी एज़ पर दिस पैराग्राफ। तो ये जो कॉलोनियल अप्रोच है अगर हम देखें तो ये दो सेंसेस में टर्म्ड आउट करी जाती है। पहला सेंस ऐसा होगा कि जो कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं उनकी हिस्ट्री क्या थी, ये हो सकता है, और दूसरा जो कॉलोनियल कंट्रीज़ में जो राज करने वाले लोग हैं, जो डोमिनेटिंग है पार्टी है, जो जैसे ब्रिटिशर्स हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके जो वर्क्स हुए हैं वो हिस्ट्री होएगी, ठीक है। तो लेकिन जो दूसरा सेंस है ना ये कि जो डोमिनेटेड पार्टी है उन्होंने जो वर्क करा है उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये जो दूसरी सेंस मैंने आपको बताई है, ये हिस्टोरियंस ज़्यादातर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में लिखते हैं। इसका क्या रोल है, वो ये है कि कॉलोनियल कंट्रीज़ की जो उसमें जो प्रैक्टिसेस हो रही थी, जो भी काम हो रहा था वो लिखो, और इससे क्या होगा, जो डोमिनेशन पार्टी थी, डोमिनेटिंग पार्टी थी, उनका डिज़ायर पूरा हो जाएगा, और साथ साथ जो कॉलोनियल रूल्स हैं उनका जो उन्होंने जो काम करा है, जो भी उन्होंने बुरे काम करे हैं, जैसे भी काम करे हैं, वो जस्टिफिएबल हो जाएंगे। तो अब इन्होंने अपना जस्टिफिकेशन तो करना ही है क्योंकि कॉलोनियल ऑफिशियल्स लिख रहे हैं तो बाइसनेस तो होनी ही है। तो इन्होंने जब अपना हिस्टोरिकल वर्क्स लिखा ना, तो इंडिजीनियस सोसाइटी और उनके कल्चर को बहुत ही क्रिटिसाइज़ करा। अब इंडिजीनियस सोसाइटी कौन सी है? हमारी सोसाइटी है ऑब्वियसली, जो हम हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारे जो कल्चर हैं, उन्होंने इनको बहुत ही क्रिटिसाइज़ करा, और साइमल्टेनियसली उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को प्रेज़ करा, ग्लोरीफाई करा कि भाई देखो हमारा जो कॉलोनियल एम्पायर्स थे उन्होंने कितना महान काम करे हैं, कितना कुछ इस्टेब्लिश करके गए हैं, रेलवे लेकर आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बढ़िया कर दिया, ट्रेडिंग बढ़िया कर दी, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत कुछ करा इन्होंने। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाया है कॉलोनियल अप्रोच की हिस्ट्री लिखने में, तो वो दो बंदों का नाम ज़रूर देखना है आपने। पहला है जेम्स मिल और दूसरा है विंसेंट स्मिथ। हालांकि माउंट स्टार्ट, एल्फिनस्टोन भी हैं, लेकिन जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ का आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। और कई सारे एग्जांपल्स भी हैं जो कि बहुत ही पर्टिनेंट थे जब उन्होंने अपना इस कॉलोनियल हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड को चलाया था। तो ये हमारा एक तरह से छोटा इंट्रोडक्शन रहा है कॉलोनियल अप्रोच को जानने का। तो अब आइए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि यार ये जो अप्रोच है ना, ये कॉलोनियल अप्रोच है हिस्ट्री की। तो सबसे पहला टॉपिक आता है उसमें ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। तो ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा? देखो, ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है ईस्टर्न, ठीक है। अब एक ईस्टर्न होता है और एक वेस्टर्न होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न अप्रोच जो है वो यूरोप एंड अमेरिका की है, बहुत ही हाई फाई, बहुत ही पॉशनेस है, और सब चीज़ एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में है, सब सिविलाइज नेशन के हैं अकॉर्डिंग टू देम। ईस्टर्न कंट्रीज़ में है एशियाटिक कंट्रीज़, और जो कि बहुत ही ओरिएंटलिस्ट है, यानी कि बहुत ही दबे कुचले हैं, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, दे आर नॉट मैनर्ड और वेल मैनर्ड। ये सब चीज़ें ईस्टर्न कंट्रीज़ को इन्होंने डिपिक्ट करी है, ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में डिपिक्ट करी है। सो इनका मानना है कि वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत ही अच्छा कल्चर है, और ईस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, और हम इनको सुधारने आए हैं, हम एक महान काम पे निकले हैं, ठीक है।
तो ये अगर आपको ऐसी कोई अप्रोच दिखती है जहाँ पर ईस्टर्न कल्चर्स के बारे में क्रिटिसिज्म करा गया है और वेस्टर्न कल्चर्स को बढ़ावा दिया गया है, तो सोचिएगा कि ये कॉलोनियल अप्रोच है। एक बात और नोट करिएगा कि ओरिएंटलिस्ट जो वर्ड है, इसका अपोजिट वर्ड होता है एंग्लिसिस्ट, ANGLICIST। तो कॉलोनियल अप्रोच को हम एंग्लिसिस्ट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अब अगला आता है सेकंड जो क्रिटिसिक है, वो ये है कि एंग्लिसिस्ट राइटर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में कभी यूनिटी रही ही नहीं थी। इंडिया में छोटे छोटे राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं थी स्टेट्स की, तो दे वर नॉट यूनाइटेड। तो हम जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो इम्पीरियलिस्ट हैं, वो ही हमारे ही वजह से इंडिया में यूनिटी आई है। तो अगर हम ना होते तो ये आज भी लड़ते ही रहते। तीसरा जो क्रिटिसिक वो ये है, द नोशन ऑफ सोशल डार्विनिज्म। तो इसमें क्या है कि जो इंग्लैंड के लोग थे, जो इंग्लिश लोग थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। किन से? हम लोगों से। हम लोग कौन है? हम नेटिव्स हैं हमारी कंट्री के, तो हमारे से ये सुपीरियर हैं और हमें इनको इजाज़त देनी चाहिए। इजाज़त क्या, हमें इनका शुक्रिया मनाना चाहिए कि ये लोग हमारे धरती पर आए और इन्होंने हमारे पर राज करा। राज नहीं करा, एक तरह से इन्होंने हमें सिखाया कि सोफिस्टिकेटेड कैसे रहना है और कैसे सिविलाइज बनना है। हम रूल करने के लिए फ़िट नहीं है, हम गुलामी करने के लिए ही बने थे। अगर ये लोग हम पे राज ना करते तो आज हम ऐसे ही रह जाते, तो हमें इनका शुक्रिया कहना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा इनका क्रिटिस्टिक है कि दे आर फिटेस्ट टू द रूल एंड दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ आवर नेशन। और चौथा ओपिनियन ये है कि इंडिया जो है ना, इनके अकॉर्डिंग बहुत ही थकी हुई सोसाइटी है, स्टैगनेंट सोसाइटी है, और जिनको हम जैसे ब्रिटिशर्स की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये हमारा ही एक बोझ है। हमें भगवान ने बोला था कि हम इनकी मदद करें, इनको गाइड करें कि कैसे रहना है बाबू। तो हम गए और हमने जो अपना बर्डन था वो फुलफ़िल करा, हमारी जो ड्यूटी थी वो फुलफ़िल करी। तो दिस इज़ द वाइट्स मैन्स बर्डन, बिकॉज दैट वाइट्स आर मेड टू रूल एंड नॉन वाइट्स आर मेड टू ओबे दैट रूल। अब पांचवा पॉइंट ये है कि एस्टैब्लिशिंग दी पैक्स ब्रिटानिका। अब पैक्स ब्रिटेनिका बेसिकली क्या है? पैक्स ब्रिटेनिका एक तरह से टाई है, पीस ट्रीटी है, जिसमें ब्रिटेन जो है वो सबके लीडर हैं। 1815 से लेकर 1914 तक की पैक्स ब्रिटेनिका ट्रीटी है, जिसमें ब्रिटेन जो है वो लीडर हैं, और ब्रिटेन का ही कर्तव्य है कि अमन और शांति हर जगह ये लाएं। तो अब इंडिया जो है, इंडिया एक बिकरिंग सोसाइटी है, बहुत ही उजड़ी हुई सोसाइटी है। सब आपस में लड़े जा रहे हैं, कोई यूनिटी रख नहीं रहा, और ना ही कोई लॉ है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई पीस है। तो इनका ही कर्तव्य है कि ये पैक्स ब्रिटानिका यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे और हमारे जैसे उजड़े हुए भारत में ये लॉ एंड ऑर्डर और शांति की स्थापना करेंगे। इसी का ही अपोजिट है कॉलोनियल अप्रोच का नेशनलिस्ट अप्रोच। तो नेशनलिस्ट अप्रोच जो है वो देश प्रेम की भावनाओं को जगाती है, इंडिजीनियस सोसाइटी को बढ़ावा देती है, इंडियन के कल्चर्स को बढ़ावा देती है। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो नेशनलिस्ट अप्रोच का ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो अप्रोच है ये देश में यूनिटी लाने की कोशिश करती है, नेशनलिज्म की फीलिंग लाने की कोशिश करती है। और क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो उसमें कई सारे रिलीजियस डिफरेंशिएशन थे, कास्ट्स को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, इवन क्लास को लेकर, रिच पुअर मिडिल क्लास, ये सब को लेकर डिफरेंशिएशन थे। तो एक यूनिटी लाने के लिए की अप्रोच रखता है ये, एक नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लाने की अप्रोच इसमें देखने को मिलेगी आपको। तो इस अप्रोच की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, जब हमें ये पता लगा ना कि ये जो कॉलोनियल रूल हो रहा है हमारे ऊपर, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का है, ये हमें एक्सप्लॉयट कर रहा है, इसकी जब अवेयरनेस लोगों तक पहुंची तभी से ही इसकी शुरुआत होने लगी थी। सो दैट इज़ द रीज़न दिस अप्रोच डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू एंड इन कन्फ्रंटेशन विद द कॉलोनियल अप्रोच।
अब एक बात और आती है कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे हमारे मॉडर्न इंडिया के, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे 1947 से पहले। तो खासकर क्या होता था कि 1947 से पहले जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी वो बेसिकली एंशिएंट और मेडिवल पीरियड जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का था उससे डील करती थी। 1947 के बाद ही आए ये मॉडर्न इंडिया के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर लिखने वाले ये लोग, ठीक है। तो सवाल तो ये होता है कि अगर हम एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के बारे में लिखते थे तो लिखते क्या थे। तो एंशिएंट में हम लिखते थे कि यार देखो हमारा कितना अच्छा इतिहास था, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कितनी अच्छी थी, कितनी प्रभावशाली थे हम। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि टॉप 4 ओल्ड सिविलाइजेशन में था, वो हम उसके मेंबर्स हैं। और हमारा देश सोने की चिड़िया होता है था, और लोग आते थे स्पेशल ट्रेड व्रेड करने के लिए, इतना कुछ था हमारे पास। और अब देखो मॉडर्न इंडिया, जब ये मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम आया, उस टाइम पर हमारी क्या दुर्दशा हो गई है। तो इसके बाद आता है एक क्रिटिसिज्म। क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर्स की बात है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1885 के फाउंडिंग फादर्स हैं ना, उन्होंने से कई सारे लोगों ने बेसिकली, जो मॉडरेट्स लोग थे, एक मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। जो मॉडरेट जो शांति प्रिय लोग थे, जो नॉन वायलेंस का सहारा लेते थे, और एक्सट्रीमिस्ट थे जो वायलेंस का सहारा लेते थे और एग्रेसिव थे, ठीक है। तो मॉडरेट्स ने कई सारे डिटेल्ड और कई सारे साइंटिफिक क्रिटिसिज्म करा इन कॉलोनियल रूल का। उनका मानना ये था कि जो एलियन रूल है, इन्होंने हमारे इकनॉमी पे एक एडवर्स अफेक्ट छोड़ा है, और इनकी वजह से हमारी इकनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा था कि हमारी जो वेल्थ थी, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, उनकी सारी की सारी उन्होंने पलट के रख दी अंग्रेज़ों ने। दादा भाई नौरोजी के साथ कई अन्य मॉडरेट्स आईएनसी से और भी आए थे जो शामिल हुए थे इस क्रिटिसिज्म में। उनके नाम थे एमजी राणादे, जीवी जोशी, आरसी दत्त, जीके गोखले, डी वाचा और अन्य। अब ये जो मैंने नाम आपको लिए हैं ज़्यादातर बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ के थे। लेकिन अगर हम बात करें, क्या वाकई कोई ऐसा नहीं था कि जो नेशनल मूवमेंट का मेन हिस्टोरियन रहा हो, ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर्स जो रहे हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो नेशनल मूवमेंट जो है नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा लड़ी गई थी, ना कि हिस्टोरियंस के द्वारा लड़ी गई थी। बट कुछ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जिनको हम कह सकते हैं कि ये नोटेड नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं मॉडर्न इंडिया के। तो वो थे आरजी प्रधान, जेएल नेहरू, एसी मजूमदार और ताराचंद और आरसी मजूमदार। ये सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं मॉडर्न इंडिया के। तो नेशनलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो जैसे हमने कॉलोनियल अप्रोच में पढ़ा था कि मदर कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो ही कॉलोनी का इंटरेस्ट है, लेकिन नेशनलिस्ट अप्रोच में ऐसा नहीं है। जो कॉलोनी का इंटरेस्ट है वो अलग इंटरेस्ट है मदर कंट्री से। मदर कंट्री का इंटरेस्ट कॉलोनी के इंटरेस्ट पे हावी पड़ रहा है। हमें अपना इंटरेस्ट बचाना है, हमें अपनी इंटरेस्ट की बात करनी है। इनके इंटरेस्ट जो है वो है इनका, हमें उनसे लेना देना नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर हम बात करें हमारे खुद के कॉन्ट्रडिक्शंस की, तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन आता है। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि पीजेंट्स और वर्कर्स का कॉन्ट्रडिक्शन है कैपिटलिस्ट से, ठीक है। बट ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है नेशनलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो है एक्सटर्नल, यानी कि जो मदर कंट्री के साथ है, ये डोमिनेटिंग कंट्रीज़ के साथ है। हमारी अपनी खुद की इंटरेस्ट है जो हम उसको सेफ गार्ड करेंगे। तो ये जो अप्रोच थी वो थी नेशनलिस्ट अप्रोच। इसके अगली अप्रोच आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो शुरू करने से पहले आप ये बात याद रखिएगा कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच थी उन्होंने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है उन्होंने एक्सेप्ट करा था कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, यानी कि मदर कंट्री और कॉलोनीज़ के साथ भी है, और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन भी है जो कि पीजेंट्स और कैपिटलिस्ट के बीच में भी है। तो रिमेंबर दैट कि मार्क्सिस्ट अप्रोच में 2 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, एक हैं आरपी दत्त और दूसरे हैं बिपिन चंद्र। तो बिपिन चंद्र के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि प्राइमरी कंसिडरेशन वो है जो एक्सटर्नल है, यानी कि मदर कंट्री और कॉलोनीज़ के बीच में।
और इंटरनल कंसिडरेशन क्या है, पीजेंट्स और कैपिटलिस्ट के बीच में। सो बिपिन चंद्र कहते हैं कि यार प्राइमरी कंसिडरेशन तो हमारा यही है, इनको पहले भगाओ, हम अपना अपना देख लेंगे, हम अपना मैटर सुलझा लेंगे। इन ब्रिटिशर्स को पहले भगाओ जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारा, जिनसे हमारा इनका एक्सटर्नल कंसिडरेशन वो इम्पोर्टेंट है, इनको निकालो, ठीक है। इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हम अपना सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। अब जो हमारे आरपी दत्त साहब थे, रजनी पाम दत्त, इनकी अप्रोच थोड़ी अलग थी। इन्होंने बोला कि प्राइमरी कंसिडरेशन हमारा इंटरनल मैटर है, पहले इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन हमारी प्राइमरी है और एक्सटर्नल हमारी सेकेंडरी है। इंटरनल क्या है, पीजेंट्स वर्सेस कैपिटलिस्ट, और एक्सटर्नल क्या है, मदर कंट्री वर्सेस कॉलोनीज। तो आरपी दत्त के अकॉर्डिंग इंटरनल कंसिडरेशन को पहले फोकस करते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल पे जाएंगे। अब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो अप्रोच है, ये कार्ल मार्क्स की अप्रोच है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो सोसाइटी और इकनॉमी को साथ लेके चलते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। ये क्लास के स्ट्रगल्स के बारे में बात ज़्यादा करते हैं। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी दो तरीके की है, एक हैव्स है और एक हैव्स नॉट है। हैव्स वो लोग हैं जिनके पास सब चीज़ें हैं, हर एक चीज़ उनके पास पड़ी है, और हैव्स नॉट वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक लेबर जाति और एक अमीर बॉस की जो कैटेगरी है, ये दो तरह के लोग हैं सोसाइटी में जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो मेजर मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच की बिगनिंग है वो दो किताबों से देखने को मिलती है भारत में। सबसे पहले थी रजनी पाम दत्त की इंडिया टुडे, और दूसरी थी ए.आर. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ओरिजिनली ये दोनों किताबें जो हैं, फेमस एक क्लब था जिसका नाम था लेफ़्ट बुक क्लब इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर ये पब्लिश करी गई थी। इंग्लैंड में ये 1940 में पब्लिश करी गई थी इंडिया टुडे, और इंडिया टुडे को दोबारा से रीपब्लिश करा गया था 1947 में। ए.आर. देसाई की जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है उसको पब्लिश करा गया था 1948 में। अब जो कॉलोनियल अप्रोच थी उनके लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था हमारे बीच में, उनका जो इंटरेस्ट था वही हमारा इंटरेस्ट था उनके अकॉर्डिंग। लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो है एक उनके लिए एक साफ दिख रहा था कि भाई एक प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन तो है दोनों के इंटरेस्ट के बीच में। दोनों कौन, कॉलोनियल मास्टर्स और सब्जेक्ट पीपल हम हैं, कॉलोनियल मास्टर्स वो हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में वह ये भी बिलीव करते थे कि हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है, वो अभी नेशन इन द मेकिंग है, अभी प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनका बिलीव था कि प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही है, साथ ही साथ वो नेशनलिस्ट के अगेंस्ट भी थे। उन्होंने देखा कि हाँ ये इनर कॉन्ट्रडिक्शन भी है। अब नेशनलिस्ट जो लोग थे उनका मानना था कि वन इंडिया वर्सेस होल ब्रिटेन, ये मानना था उनका। लेकिन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच थी उन्होंने बोला कि डिफरेंट सेक्शंस हैं इंडियन सोसाइटी के लोगों के लिए, डिफरेंट सेक्शंस हैं, और उनके अकॉर्डिंग वन इंडिया नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन पीपल वो लड़ रहे हैं अलग अलग करके, तो यूनिटी थोड़ी सी कम है। देयर इज़ अ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन एज वेल। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो नेशनल मूवमेंट था वो एक स्ट्रक्चर्ड बोर्गियोसिस मूवमेंट था। अब बोर्गियोसिस कौन थे? देखो मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दो लोग थे, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट। जिनके पास सब था, जिनके पास हैव्स थे वो थे बोर्गियोसिस, और जो अपोजिट थे इनके वो थे प्रोलिटरेट। तो अगर प्रोलिटरेट नहीं थे तो नेशनल मूवमेंट कैसे होगा? तो ये जो थ्योरी थी मार्क्सिस्ट अप्रोच की कि नेशनल मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ बोर्गियोसिस ही थे, तो वो गलत है। क्योंकि हमने देखा था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था असली में वो एक ओपन एंडेड था और सारी क्लास के कैरेक्टर्स इसके अंदर आए थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो थ्योरी थी मार्क्सिस्ट अप्रोच की यहाँ पर फेल हो गई थी। अब एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे जिनका नाम था सुमित सरकार। इन्होंने आरपी दत्त के पैराडिगम का क्रिटिसिज्म करा। इन्होंने बोला कि जो दत्त साहब के पैराडिगम है वो कुछ नहीं है, बल्कि एक सिर्फ सिंपलिस्टिक वर्जन है मार्क्सियन क्लास अप्रोच का। तो अब ये कैसे है? देखो सिमिलैरिटी कैसे है। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो वहाँ पर क्लास स्ट्रगल हमेशा होता है, बोर्गियोसिस वर्सेस प्रोलिटरेट्स का।
दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों को दबाते हैं, ऑप्रेस करते हैं, और उनके पास कुछ नहीं होता प्रोलेटरेट्स के पास। तो ऐसे ही आरपी दत्त के अकॉर्डिंग जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, अगर उनको हम लाइट ऑफ इंटेलिजेंसिया की जगह तरीके से देखें तो उनकी एक पैसिव सोशल फोर्स थी, और वो हम जैसे लोगों के लिए जो प्रोलेटरेट्स थे उनके साथ एक ऑर्गेनिक कनेक्शन नहीं बना पाए, ये आरपी दत्त ने कहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग सुमित सरकार का मानना है कि जो आरपी दत्त का पैराडिगम है वो कुछ नहीं है बल्कि एक सिंपलिस्टिक वर्जन है मार्क्सियन क्लास अप्रोच का। अब साइमल्टेनियसली अगर हम ए आर देसाई की बात को देखें तो ए आर देसाई जो है वो बोलते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ थी वो 5 फेजेस में थी, और हर फेज़ को उन्होंने एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के साथ अटैच करा था, और उस सोशल क्लास ने उस फेज़ को सपोर्ट भी करा और सस्टेन भी करके रखा। तो इन कंक्लूजन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो यही मानती है कि जो नेशनल मूवमेंट था वो सिर्फ बुर्गेसिस के द्वारा ही चला गया, और बुर्गेसिस और प्रोलेटरेट्स में एक क्लास स्ट्रगल है, और जो हम एंटी इम्पीरियलिस्ट से ज़्यादा हमारे खुद के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि पीजेंट्स वर्सेस कैपिटलिस्ट में हैं, जिनको हम पहले वो सुधारना है, उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तीसरी आती है सबल्टर्न अप्रोच। सबल्टर्न अप्रोच जो है वो ना ही नेशनलिस्ट मूवमेंट को मानती है, ना ही मार्क्सिस्ट अप्रोच को मानती है। वो बोलती है कि मास पार्टिसिपेशन के बारे में, अगर कोई भी मूवमेंट चलानी है आपने तो मास का पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबल्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर मास पार्टिसिपेशन को निगलेक्ट करा गया है। उन्होंने बोला कि यार लीडरशिप को तो आप दिखा रहे हो बार बार, हर जगह लीडर की बातें हो रही हैं, लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मास पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं चलेगा। एक लीडर भी आ जाता है ना तो भी मास पार्टिसिपेशन से हम जंग जीत सकते हैं। ठीक है, तो बट आपने नेशनलिस्ट अप्रोच में, मार्क्सिस्ट अप्रोच में किसी ने भी सिर्फ लीडर्स को ही बढ़ावा दिया है, मास पार्टिसिपेशन को बढ़ावा नहीं दिया। अब जो सबल्टर्न अप्रोच की शुरुआत होती है वो उसके फाउंडर थे एंटोनियो ग्राम्सी, ठीक है। लेकिन इंडिया में 1980 के अंदर ये जो थॉट है सबल्टर्न अप्रोच का वो लाया गया रंजीत गुहा के द्वारा। रंजीत गुहा जो थे वो कहते थे कि जो इतिहास लिखा जा रहा है ना वो फॉल्टेड इतिहास है, वो लोगों की आवाज़ को इग्नोर कर रहा है, दे आर इग्नोरिंग दी वॉइस ऑफ द पीपल। रंजीत गुहा कहते हैं कि जो सबल्टर्न हिस्टोग्राफी है वो शुरुआत से ही जो भारत का इतिहास था, द एंटायर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वो एलिटिस्ट है, एलिटिस्ट बायस है। अब एलिटिस्ट बायस का मतलब क्या होगा? एलाइट का मतलब होता है आप ऊपर हो, बहुत ही ऊपर हो। अब अगर आप पॉलिटिकली पावर है आपके पास तो पॉलिटिकली एलाइट हो आप, अगर आप सोसाइटी में एलाइट हो तो सोशल एलाइट हो सकते हो, इकोनॉमिकली एलाइट हो सकते हो, पैसों में आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, एजुकेशन में आपने अगर अंग्रेज़ी सीखी है, इंग्लिश आपने सीखी है तो आप एजुकेशनली एलाइट हो। तो उनके हिसाब से जो सबल्टर्न हिस्टोरियंस में जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन था इंडियन सोसाइटी में वो हमारा ब्रिटिश वर्सेस इंडियन नहीं था, कॉलोनियल्स वर्सेस इंडिया मदर कंट्री नहीं था, इंडियंस वर्सेस फॉरेनर नहीं था, बल्कि था एलीट वर्सेस सबल्टर्न, सबल्टर्न मास। अब ये जो सबल्टर्न ग्रुप और ये जो एलीट ग्रुप है, इसमें एलीट जो है इंडियंस भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर ही हो। ठीक है, तो इसीलिए जो सबल्टर्न ग्रुप्स हैं इनकी लड़ाई कॉलोनियलिज्म से नहीं है बल्कि उनसे हैं जो एलीट हैं। हो सकता है कि वो इंडियन पीपल भी हो, दोनों से ही लड़ाई है इनकी। समझ रहे हो आप? अब मार्क्सिस्ट अप्रोच की तरफ अगर हम बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या था कि जो नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है नेशनलिस्ट मूवमेंट के द्वारा, उन्होंने बोला था कि इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पर सिर्फ क्लास अलोन, क्लास के बेसिस पे क्लास स्ट्रगल था उस बेसिस पे, और कैपिटलिज्म वर्सेस पीजेंट्स के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन था बस, और कहीं कुछ नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की तो वहाँ पर उस टाइम पर, उस एरा में कैपिटलिज्म बहुत नेसेंट था, बहुत ही छोटा था। तो एक सिर्फ क्लास स्ट्रगल के बेसिस पे हम हिस्ट्री नहीं बता सकते हैं, है ना। तो हमें उन सबल्टर्न लोगों के बारे में देखना होगा जिन्होंने जिनको एलीट लोगों ने एक्सप्लॉइट करा है। हम ये सिर्फ क्लास स्ट्रगल के बेसिस पे कोई हिस्ट्री नहीं लिख सकते। अब इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो नेशनलिज्म था वो हमें वो कैसे आया कि हमें भाई एक्सप्लॉइट करा गया है। एक्सप्लॉइट क्लास के बेसिस पे नहीं करा गया बल्कि जातियों के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे डिवीज़न करा गया है हमारा, किनके द्वारा? एलीट क्लासेस के द्वारा।
और अब हमें इनसे खड़ा होना था, इनसे आगे आना था, इनका सामना करना था, तो तब जाकर हमारे नेशनलिज्म की जो है ग्रोथ हुई। अब इस स्कूल की अप्रोच ये भी कहती है कि हाँ, हम मानते हैं कि भाई हमारे कंट्री में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन था, लेकिन वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से था? वो इस वजह से था क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे उनको कभी भी रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। और अब वो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं कौन? वो थे हमारे किसान, हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो एलीट क्लास नहीं है, उनकी बात हमने कभी सुनी नहीं। और इसी वजह से हमारा एलीट और मार्जिनलाइज्ड लोगों में एक क्लैश था, जिसकी वजह से अब ये जो है सबल्टर्न अप्रोच इमर्ज होकर आई। फीमेल्स के जो ऐसे लोग जिनको सोसाइटी ने कभी सुना ही नहीं, जिनकी सुननी चाहिए ही नहीं, वो सब मार्जिनलाइज लोग हैं। और ये स्कूल बिलीव करता है कि इंडियन पीपल्स जो थे वो कभी भी यूनाइट हुए ही नहीं। किस चीज़ में? एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल में। जो कॉलोनियल्स हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में कभी भी वो यूनाइट हुए ही नहीं, क्योंकि देयर वाज नो सच एंटिटी एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इस स्कूल का मानना है कि जो ना ही कभी इंडियन नेशनल मूवमेंट बनी, ना ही कभी एकता बनी, बल्कि बने दो डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स। एक मूवमेंट था जो सबल्टर्न लोगों का था, जो रियल एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रीम थी, जो वाकई जो लड़ रहे थे, जो वाकई आज़ादी चाह रहे थे, वो थे सबल्टर्न्स। और दूसरे थे बोगस, जो बस ऐसे ही हवा में तीर चलाने वाले लोग थे, जो सिर्फ नाम के लिए थे, उनका कोई भी अपना योगदान नहीं था। अब ये जो बोगस लोग थे वो थे हमारे एलीट। अब एलीट थे कौन? वाकई में एलीट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल लीडर्स थे। वो बस सिर्फ नाम के लीडर्स हैं, और असली में लोग हम देश के जो निवासी हैं, हम जो लोकल लोग हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। उनका तो बस एक तरह से नाम ही है यहाँ पे। तो सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफर्स ये भी कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो एक बस चादर ओढ़े हुए थे स्ट्रगल के नाम की। दे वर लिटिल मोर देन अ क्लोक फॉर द स्ट्रगल। बल्कि वो जो लड़ रहे थे वो ना स्ट्रगल के लिए नहीं, बल्कि पावर, सत्ता के लिए वो लड़ रहे थे। बस उनको सत्ता में आना था और अपनी जेबें भरनी थी, अपनी जेबें गर्म करनी थी। जबकि हम लोग, जो हम देश के निवासी हैं, जो सबल्टर्न लोग हैं, वे उन्होंने ही, हमारी वजह से ही इस स्ट्रगल को बढ़ाया गया है और इसको आगे लाया गया है। बिपिन चंद्र जो हैं एक अच्छे लेखक हैं। उन्होंने बोला कि आजकल क्या हुआ, एक नया ट्रेंड चला है जिसमें जो है सबल्टर्न, जिसके प्रोपोनेंट्स हैं सबल्टर्न्स, उन्होंने सारी की सारी प्रीवियस हिस्टोरिकल राइटिंग्स को डिसमिस कर दिया गया, जिसमें से एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को भी डिसमिस करा है उन्होंने। और उन्होंने अपनी एक अलग ही हिस्टोरियोग्राफी लाई है जो कि एलीट हिस्टोरियोग्राफी है। और वो क्लेम करते हैं कि वो जो पुराना ब्लिंकर्ड हिस्टोरियोग्राफी थी उनको आप रिप्लेस करेंगे, और अब जो आएगी जो हिस्टोरियोग्राफी वो पीपल की अप्रोच होंगी, जिसे हम कहेंगे सबल्टर्न अप्रोच। तो ये हमारा ख़त्म होता है। अब अगला आती है हमारी कम्युनलिस्ट अप्रोच। अब देखो, जो कम्युनलिस्ट अप्रोच है ना, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो मुस्लिम और हिंदू है, इन दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं। जो मुस्लिम का इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, और जो हिंदू का इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो हमारे कम्युनिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा उठाया गया। तो 1857 के बाद, जब याद है आपको, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी ताकि राज और कर सकें, ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग ना आए, ताकि यूनिटी ना आए। तो यही जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन्होंने बोला, उन्होंने बार बार हमारे जहन में डाला कि हमारे इंटरेस्ट, हिंदुओं के इंटरेस्ट जो है मुस्लिम से बिल्कुल अलग है। हम दोनों साथ रह ही नहीं सकते, हमारे बिल्कुल चॉइस ही अलग है, इनको अलग हो जाना चाहिए हमसे। तो एक म्यूचुअल हेट्रेड इन्होंने फैलाई, और यही हेट्रेड की वजह से तो राइट्स हुई थी, और यही राइट्स की वजह से क्या अंजाम हुआ? पार्टीशन हो गया हमारे देश में। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ने हमारे जहन में हर बार इतने सालों से भरते आ रहे थे कि मुस्लिम्स और हिंदू साथ रह ही नहीं सकते, नेशनलिज्म की फीलिंग आ ही नहीं सकती ऐसे। तो जो कम्युनलिस्ट अप्रोच है ना, वो रिलीजन को सब चीज़ मान कर ही आगे चलता है। और इनका जो रिसोर्स है, जो अगर हम बात करें रिसोर्स और रेफरेंस की, तो जो हिस्टोरियंस हैं इसके स्कूल के, वो पूरे के पूरे कम्प्लीटली रिलाई करते हैं कॉलोनियल हिस्टोग्राफी पे। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी क्या थी? कॉलोनियल अप्रोच, जो ब्रिटिशर्स लिख के गए थे। अब ब्रिटिशर्स किसकी लिख के गए हैं? कॉलोनियल हिस्टोग्राफी ऑफ मेडिएवल इंडिया।
एंड द कॉलोनियल एरा टेक्स्ट बुक्स जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एज आ परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप समझती हैं, जिनके इंटरेस्ट जो हैं म्यूचुअली डिफरेंट हैं और ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं टू अपने आपस में एक दूसरे के। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कट्टर, बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल रह ही नहीं सकते, एकदम म्यूचुअली डिफरेंट है, इनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और ये परमानेंट हॉस्टाइल हो गए हैं। ठीक है, तो ये कॉम्युनलिस्ट अप्रोच की बिलीविंग्स है। सेम चीज़ इन्होंने आगे लिखी हुई है कि ये बात जो है सिर्फ हिस्टोरियंस की राइटिंग में देखने को नहीं मिली, बल्कि इसमें जो इसको आग जो इसकी भड़काई है ये कम्युनल पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा भी भड़की है। इनका बहुत बड़ा योगदान है ये हेट्रेड को फैलाने में हमारे हिंदू और मुस्लिम में। ठीक है, तो इनके व्यू में इंडिया की जो मेडिवल हिस्ट्री है वो एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है हिंदू और मुस्लिम के कन्फ्लिक्ट की। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी में एक व्यू है कि 19वीं और 20वीं सेंचुरी में क्या था कि मुस्लिम्स लोग जो है ना बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्राउड फील होते थे और इनकी माइंड में ना एक अच्छी मेमोरी थी कि भाई हम थे शासक, हम थे रूलिंग क्लास। और हिंदूज़ क्या थे, हिंदूज़ की माइंड में था एक कि भाई हम तो प्रजा है, बस एक नॉर्मल एक सब्जेक्ट रेस है। तो इसलिए उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही सैड थी और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थी। और यही कारण बना है अल्टीमेटली इन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, यही कारण बना है कि इनके बीच में म्यूचुअल हेटरेड रही है और जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुई हैं और एंड में पार्टीशन हो गया इंडिया का। आपको भी पता है कि बंगाल पार्टीशन के बाद ना जो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अगर हिंदू और मुस्लिम्स को जोड़ा गया ना तो 1857 का जो रिवॉल्ट था ना वो दोबारा से हो जाएगा। तो उनका अपनी रूलिंग को बचाने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का सहारा लिया और कम्युनलिज्म हेटरेट को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपनी आप की तारीफ़ करने के लिए झूठे और ऐसे ही शो ऑफ के लिए लॉज लेकर आए ताकि मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इक्विटी, जस्टिस जैसी चीज़ें दिखें और लोग हमारी तारीफ़ करें। तो अगली आती है कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करी गई थी। इन्होंने बोला कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, वो क्या थे, वो एनिमल पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनका खुद का कोई उनकी कोई वो नहीं थी कि भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो चाहते थे बस पावर और वो मटीरियल बेनिफिट चाहते थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन थी ना कॉलोनियल रूल में, वो ये नहीं थी कि भाई अंग्रेज़ों और भारतीयों की लड़ाई हो रही थी, इंपीरियलिस्ट और इंडियन पीपल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी इंडियंस और इंडियंस की, इंडियंस के खुद की लड़ाई थी। इंडियन नेशनलिज्म जो है ये नहीं है कि भाई स्ट्रगल हुई है उनकी और इंडियंस ने बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा है, लोग कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुई है, बल्कि इंडियन नेशनलिज्म तो उस चीज़ का प्रोडक्ट है जिससे ब्रिटिश रूलर्स से जो उनको मिला है, जो ताकि वो बेनिफिट ले सकें। भाई वो सिर्फ इंडियन नेशनलिज्म जो उठे थे वो इसीलिए उठे थे ताकि वो बस बेनिफिट उठा सकें और अपनी सत्ता बना सकें और पावर बना सकें और अंग्रेज़ों से उनका जो भी बेनिफिट ले सकें वो लोग। तो जो लीडर्स थे ना नेशनल मूवमेंट के स्कूल के अकॉर्डिंग, वो इंस्पायर्ड थे पावर के लिए, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए। तो इसीलिए जो ये अप्रोच है बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ करा इस ग्राउंड पे कि इट टेक्स द माइंड और आइडियल्स आउट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिड्यूसेस नेशनलिज्म टू एनिमल पॉलिटिक्स। इन्होंने इस अप्रोच को एनिमल पॉलिटिक्स की तरह बना दिया है और जो आइडियोलॉजी है लोगों की ह्यूमन बिहेवियर से वो निकाल दी है इन्होंने। ये बहुत ही बेकार थॉट है कैम्ब्रिज स्कूल का इनकी अप्रोच में। अब अगला आता है हमारे पास लिबरल एंड नियो लिबरल अप्रोच। अब अगली आती है लिबरल और एंड नियो लिबरल अप्रोच। ठीक है, तो जो प्रोपोनेंट्स हैं स्कूल के वो हैं पैट्रिक ओ ब्रायन, हॉपकिंस एंड केन। तो इस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, बेसिकली जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन करा था ना, वो कुछ खास एक्सप्लॉयटेशन नहीं करा। वो लोग बताओ अंग्रेज़ों को क्या बेनिफिट मिला इससे? अंग्रेज़ों को कुछ बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, जो मार्केट थी अवेलेबिलिटी की ब्रिटिश इंडस्ट्री गुड की कॉलोनियल वर्ल्ड में, तो वो तो थी भाई। उन्होंने पैसा आपसे लिया, लेकिन पैसा इन्वेस्ट भी तो बहुत करा ना उन्होंने रेलवे इन्वेस्ट में लगाया, कितना कुछ उन्होंने करा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो हुई है। तो इसलिए कुछ खास ज़्यादा उनका बेनिफिट नहीं मिला उनको। और यहाँ पर लिखा हुआ है इट माइट हैव एक्चुअली डिस्करेज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड डिलेड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। यही पैसा अगर वो ब्रिटेन में लगा देते तो इससे ज़्यादा इंडस्ट्री वो ग्रो कर लेते, इससे ज़्यादा पैसा वो कमा लेते। ठीक है, तो कुछ
कोई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बेनिफिट नहीं मिला ब्रिटिशर्स को। आप कहते हो कि अंग्रेज़ लोग हमारा सारा पैसा लूट के चले गए, ये हो गया वो हो गया, तो सब बकवास है। तो ये है लिबरल एंड नियो लिबरल अप्रोच। तो प्रोपोनेंट्स इसके आपको मैंने बता दिए। अब हमारी लास्ट अप्रोच बचती है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली उन एरियाज़ ऑफ रिसर्च पे फोकस करती है जो एनालाइज करते हैं कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को, जैसे लीगल स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी हो गया, वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर या वो लीगल स्ट्रक्चर जो अफेक्ट करते हैं विमेंस की लाइफ को। इस साथ साथ ये फोकस करती है कि विमेंस की जो पोजीशन है वो कितनी वनरेबल है और बेसिकली क्या उनकी स्थिति है वहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, तो दो वर्क जो हैं जो वो बने थे जो विमेंस की पोजीशन को इंडिया में क्वेश्चन आउट करते हैं। पहला था हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887 में ये किताब लिखी थी भाई पंडिता रमाबाई के द्वारा, और दूसरी थी मदर इंडिया 1927 जिसको कैथरीन मायो ने करा था, और ये अट्रैक्ट हुई थी इंटरनेशनल, ये अट्रैक्ट करती हैं इंटरनेशनल अटेंशन को भी। बेसिकली क्या था कि विमेंस की ना जो हिस्ट्री थी बहुत ही दबदबी थी, विमेंस को बहुत दबा के रखा जाता था, इनको पढ़ाई का मौका नहीं मिलता था, इनके साथ काफ़ी कुछ होता था। तो इनकी हिस्ट्री को सप्लीमेंट करा गया था मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ। क्यों? क्योंकि 1970 में क्या हुआ था, विमेंस मूवमेंट बनी थी और जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्टिव इमर्ज होकर आया था कि भाई विमेंस की स्टडी करी, विमेंस को स्टडी के लिए अलाउ करा जाए इंडिया में, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको प्रमोट करा जाए कई जगहों पे, और इनकी हिस्ट्री जो भी है वो सब इन पे कोशिश करा जाए, एंडेवर करा जाए ताकि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए। तो ये है फेमिनिस्ट अप्रोच। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है ख़त्म हो गया है। थैंक यू।